अब आज की कहानी थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि इस कहानी के बारे में शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। और इसीलिए चूँकि ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं तो उसका फ़ायदा मैं उठाता हूँ आज, और इसको एक मिस्ट्री बनाकर, ताकि क्लाइमेक्स में क्या होता है, इस कहानी का अंजाम क्या है, इस कहानी में कातिल कौन है और उस कातिल तक पुलिस पहुंचती कैसे है, ये जो है पता चल सके। और आप लोग भी अपना अपना दिमाग दौड़ाइएगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन कहानी बहुत उलझी हुई थी। और जिस तरीके से पुलिस ने शुरुआत में इसकी जांच की तो, और बाद में जो नतीजा आया, तो ख़ुद पुलिस वाले भी उस वक्त बड़े मतलब शौक रह गए कि ये क्या था। कहानी गुजरात के सूरत शहर की है। सूरत आप जानते ही एक बड़ा बिजनेस सेंटर है, और सूरत में ही कभी सूरत के कमिश्नर रहे थे राकेश अस्थाना, जिस वक्त सीबीआई में नंबर 2, जिनको लेकर आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच लड़ाई मामला सुप्रीम कोर्ट में आप सब जानते ही हैं। और अभी थोड़ी देर पहली खबर आई है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को जो है वापस, जो छुट्टी पे भेजे गए थे, वापस उनको ड्यूटी पे लौटा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन करीब 30-32 घंटे के अंदर अंदर आज जो सिलेक्ट कमेटी है उसकी मीटिंग हुई और राकेश अस्थाना को सीबीआई डायरेक्टर से हटा दिया गया है। सीबीआई का जो डायरेक्टर, कहानी पे आऊँ उससे पहले आपको बता दूं कि जो डायरेक्टर बनता है वो, उस डायरेक्टर को चुनने का काम 3 लोगों का होता है, जिसको सिलेक्ट कमेटी कहते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 3 लोगों की कमेटी होती है जो तय करती है सीबीआई के कौन डायरेक्टर बनेगा। और यही वो 3 लोग होते हैं जो ये भी तय करते हैं कि सीबीआई के डायरेक्टर को हटाना है कि नहीं हटाना है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज इन्हीं 3 लोगों की मीटिंग हुई और उसमें सीबीआई डायरेक्टर राकेश अस्थाना को उनके पद से हटा दिया गया और उनको डीजी, डायरेक्टर जनरल फायर ब्रिगेड, शायद नया पोस्ट दिया गया। हालांकि राकेश अस्थाना 31 जनवरी को रिटायर होने वाले थे, मतलब अब से 21 दिन बाद ही। लेकिन इतना ज़्यादा सब कुछ हंगामा हुआ कि वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए। हालांकि जो 3 कमेटी थी उसमें से प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ जस्टिस गोगोई तो खुद नहीं गए थे, उन्होंने जस्टिस सीकरी को भेजा था। वो दोनों एक मत थे कि आलोक वर्मा को हटाना है, जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो खड़के साहब, उन्होंने कुछ आपत्ति जताई थी और वो इसके खिलाफ थे। तो 2-1 से ये वोटिंग हुई और सीबीआई डायरेक्टर को हटाना पड़ा। तो ये जिक्र इसलिए किया क्योंकि सूरत की कहानी, और सूरत के ही कमिश्नर रहे थे कभी राकेश अस्थाना, और तभी मेरी मुलाकात भी हुई थी। तो ये उसी सूरत शहर की कहानी है। 28 जून 2016 को, उस दिन मंगलवार का दिन था, और सूरत में एक बड़ा ही पॉश एरिया है, पॉश इलाका है, पार्ले पॉइंट। तो पार्ले पॉइंट के एक घर में, जो सूरत के एक बड़े बिजनेसमैन थे, कपड़े के व्यापारी थे और काफ़ी अमीर, 25 साल सिर्फ उम्र थी, दिशीत जरीवाला नाम था, 2 साल पहले ही शादी हुई थी। तो 28 जून 2016 को पार्ले पॉइंट इलाके के अपने ही घर में दिशीत जरीवाला की लाश मिलती है। उनका मर्डर हो जाता है, और इस मर्डर की खबर जो पड़ोसियों बाहर तक आती है, वो उनकी खुद अपनी जो पत्नी थी, वो सबसे पहली विटनेस। तो जो पत्नी, जिसका नाम वेल्सी था, वेल्सी है बल्कि, पत्नी शोर मचाती हैं जब अपने पति को लहूलुहान देखती हैं, और फिर पड़ोसी आते हैं, फिर 100 नंबर पे पुलिस को कॉल किया जाता है, फिर पुलिस आती है। उसके बाद, और ये रात करीब 11-12 की बात है, 28 जून मंगलवार की। तो अगले दिन सारे अखबारों में खबर, सुर्खियाँ, क्योंकि सूरत के एक बड़े बिजनेसमैन, एक करोड़पति बिजनेसमैन, उन्हीं के घर में उनका मर्डर हो गया है। तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर, दबाव। अब पुलिस सारी छानबीन करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। सीन ऑफ क्राइम में ये था कि जब पुलिस जाती है उस घर में, तो 2 मंजिला वो मकान, वो कोठी, उस कोठी के अंदर देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, अलमारी खुले हुए हैं, बेडरूम भी तहस नहस है। ऐसा लगता है उसको देख कर कि जो भी आया था वो घर से कीमती सामान ढूंढ रहा था और वो ले जाने के लिए आया था। लेकिन इस घर में सिर्फ कैरेक्टर 3 थे और विटनेस भी 3 ही थे। मतलब 3 ही लोग थे उस रात, 28 जून की रात को।
एक दिशीत जरीवाला खुद, दूसरा उसकी पत्नी वेल्सी, और तीसरी इन दोनों की 1.5 साल की एक बेटी, जो जाहिर सी बात है गवाह के तौर पे बहुत कारगर नहीं होती, क्योंकि उसे कुछ समझ में भी नहीं था, उम्र इतनी छोटी। तो अब 3 लोग, 3 में से एक की मौत हो गई, अब घर में बचे 2, वेल्सी और उसकी एक 1.5 साल की बेटी। तो अब जो कुछ भी था वो वेल्सी के ही ऊपर था, वेल्सी ही मतलब इसमें विटनेस थी, वेल्सी कातिल तक पहुंचा सकती थी। तो घर का मंजर देखकर जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, और तमाम आला अफसर भी पहुँचते हैं क्योंकि मामला एक बिजनेसमैन के मर्डर का था, तो देखते हैं कि पूरा घर में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, सब उलट पुलट है। तो उसको देख के यही लगता है कि जो मकसद था, जो मोटिव था इस मर्डर के पीछे, वो लूटपाट का था, और जिसने भी मर्डर किया है वो घर को लूटने के लिए आया था। अब इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन तफ्तीश में रुकावट ये आ रही थी कि पुलिस पड़ोसियों से तो सारी पूछताछ कर चुकी, पड़ोसियों से कोई ख़ास जानकारी मिली नहीं, 1.5 साल की बच्ची से पूछताछ हो नहीं सकती। तो अब दिशीत की वाइफ वेल्सी ही बता सकती थी, लेकिन पति की मौत के बाद वेल्सी की जो हालत थी, अब वो मतलब उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे, लगातार रो रही, बीच बीच में बेहोश हो जाए। फिर उसके रिश्तेदार जो सब खबर सुनकर आए थे, पड़ोसी, किसी तरह उसे होश में लाएं, उसे समझाएं, लेकिन जाहिर सी बात है 2 साल पहले ही शादी हुई है, 1.5 साल की बिटिया है, और पति का इस तरह जाना उसके लिए, उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा था। तो लोग भी समझ रहे थे कि ये गम इतना छोटा नहीं है जिसको इतनी आसानी से सह लिया जाए। तो इधर पुलिस की जांच रुकी हुई थी, क्योंकि वेल्सी की हालत ऐसी नहीं थी कि उससे पूछताछ की जा सके। करीब 2-3 दिन गुजर जाता है, लेकिन 2-3 दिनों में वेल्सी नॉर्मल नहीं हो पाती। वो लगातार अपने पति की मौत के बाद ज़बरदस्त सदमे में, और बस रोई जा रही है। जो भी कोई उससे मिलने आए उसके फिर रोना शुरू, और बीच बीच में वो वाकई बेहोश भी होती जा रही है। तो इस तरह से 2-3 दिन निकल गए, और पुलिस बाकी सारी चीज़ें अपनी छानबीन करती रही, लेकिन ना कोई विटनेस मिला, ना कोई कातिल का सुराग, कोई जानकारी नहीं। पुलिस एकदम ज़ीरो, अंधेरे में हाथ पैर मार रही है। 3 दिन के बाद किसी तरह पुलिस पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद से वेल्सी को नॉर्मल करती है, और वेल्सी से पूछताछ करती है कि ताकि कातिल तक पहुंचा जा सके। तो वेल्सी ने जो कहानी सुनाई थी वो ये थी कि 27 जून की रात को सूरत में ही एक उसके रिलेटिव के यहाँ डिनर पे बुलाया गया था, दावत थी दिशीत के रिलेटिव के यहाँ, और ये तीनों उसके घर पे गए डिनर पर, और वहाँ से रात करीब 9:30 बजे वो घर लौटे। घर लौटने के बाद वेल्सी अपनी बेटी को लेकर फर्स्ट फ्लोर पे अपने बेडरूम में चली गई। दिशीत भी जो है वो उसके साथ फर्स्ट फ्लोर तक आया, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद अचानक दिशीत को याद आया, और उसने कहा कि वो नीचे जो पार्किंग की लाइट है, पार्किंग एरिया की, वो ऑन रह गई है, उसको बंद करना भूल गया। तो दिशीत वेल्सी से ये कहकर कि वो नीचे पार्किंग एरिया में जा रहा है, लाइट बंद करके वापस आता है, नीचे चला गया। लेकिन नीचे जाने के बाद करीब 5-10 मिनट हो गया, दिशीत ऊपर नहीं लौटा। तो इसके बाद बेडरूम से ही फिर वेल्सी ने आवाज़ दी, तो दिशीत ने फिर उसको नीचे से रिप्लाई किया कि हाँ ओके मैं आ रहा हूँ, थोड़ा कुछ फंस गया था। और ये कहने के बाद फिर वेल्सी उसका इंतज़ार करती रहती है। लेकिन इसके बाद जब दिशीत नहीं लौटता है, तो आवाज़ देने के बावजूद, तब फिर वेल्सी को कुछ गड़बड़ लगता है, जो उसने पुलिस को बयान दिया। उसके बाद वो क्या देखती है कि वो बाहर निकलती है बेडरूम से, अपनी बेटी को बेडरूम में बेड पर लेटाने के बाद, और वो खुद पार्किंग एरिया की तरफ जाती है कि देखूं दिशीत कर गया रहा इतनी देर से। लेकिन वो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरने लगती है, अचानक उसके होश गुम हो जाते हैं। वो देखती है कि 3 नकाबपोश, 3 शख्स जिनके चेहरे पे नकाब था, वो दिशीत के गले पे चाकू रखे हुए हैं, और उसको लेकर ऊपर आ रहे हैं, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे अभी तक वेल्सी थी। ऊपर आने के बाद उनमें से एक शख्स दिशीत के गले पे ही चाकू रखे रहता, और बाकी जो 2 है वो वेल्सी और उसकी बेटी को बाथरूम में बंद कर देते हैं।
लेकिन बाथरूम में बंद करने से पहले वेल्सी का कहना था कि उसने जो भी, चूंकि वो जस्ट डिनर पार्टी से लौटी थी तो उसने काफ़ी जेवर वेवर पहने हुए थे, तो जो भी जेवर पहने हुए थे वो सब कुछ वो दोनों जो नकाबपोश हैं उससे उतरवा लेते हैं और उसके बाद माँ बेटी को बाथरूम में बंद कर देते हैं। इसके आगे की कहानी अब वेल्सी को नहीं मालूम क्योंकि वो बाथरूम में बंद हो चुकी थी। तो उसने पुलिस को जो कहानी बताई वो यही पूरी की। नीचे पार्किंग एरिया की लाइट ऑन रह गई थी, दिशीत उसको बंद करने के लिए गया, फिर नहीं आया तो ये नीचे जाने लगी। अचानक 3 लुटेरे उसके गले पे चाकू रखकर ऊपर आते हैं और फिर उसके सारे जेवर लूट लेते हैं और उसको बाथरूम में बंद कर देते हैं। इसके बाद कहती कि करीब आधा 1 घंटे बाथरूम में वो डरी सहमी सी बाथरूम के अंदर ही रहती है और करीब आधा 1 घंटे बाद जब उसे लगता है कि अब बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है और शायद उसे ये लगा कि अब लुटेरे चले गए हैं, तो वो बाथरूम का शीशा तोड़ देती है। बाथरूम शीशे का था जो दरवाज़ा उसका, और शीशा तोड़कर बाथरूम का वो बाहर आती है अपनी बेटी के साथ। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो वो देखती है कि दिशीत जो उसका पति है वो फर्श पर लहूलुहान पड़ा हुआ है और उसको चाकू से शायद मारा गया था क्योंकि खून चारों तरफ फैला हुआ था। ये देख के वेल्सी की हालत ख़राब हो जाती है, वो बदहवास होती है और चीखना शुरू कर देती है। उसकी चीख सुनने के बाद पड़ोसी आते हैं और फिर पड़ोसी जो है वो पुलिस को कॉल करते हैं। तो ये पूरी कहानी वेल्सी ने पुलिस को, जो चूँकि इकलौती विटनेस थी, अब पुलिस उसके इस वेल्सी के बयान के बाद अपनी तफ्तीश शुरू करती है। और पहली चीज़ थी कि हाँ उस दिन कहीं कोई डिनर था, वहाँ पे क्या कितने बजे गई थी, क्या, जाहिर सी बात हर एक पे शक किया जाता है, वेल्सी पे भी शक किया गया। तो पता चला कि हाँ वो एक रिश्तेदार के यहाँ आई थी। अब इसके बाद जब पुलिस अपनी पूरी तफ्तीश करती है तो कुछ चीज़ें सामने आती। एक कि ये 28 जून को ये वारदात हुई। वेल्सी अपने पति के साथ जिस घर में रहती थी उसमें इसके सास ससुर भी साथ रहा करते थे, लेकिन सास ससुर कुछ दिन पहले ही विदेश चले गए थे अपने किसी और रिलेटिव के पास घूमने के लिए, जून में ही। तो घर में अब सिर्फ ये पति पत्नी और बेटी थी। इसके अलावा एक और जो ख़ास चीज़ पता चली पुलिस को वो ये कि 28 जून की रात को, मंगलवार को, सूरत में जो दिशीत है और वेल्सी है, इसके जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सब कहीं फंक्शन में बाहर गए हुए थे और उनमें से कोई भी रिश्तेदार उस रात सूरत में नहीं था। सूरत के बाहर कोई एक फंक्शन था किसी रिश्तेदार का, तो सारे लोग वहाँ गए थे, लेकिन ये दिशीत की फैमिली नहीं गई और जो दिशीत के एक दूर के रिश्तेदार थे जहाँ डिनर था वो नहीं गए। बाकी कोई रिश्तेदार सूरत में नहीं था। तो ये पुलिस को बात बड़ी अजीब लगती है। दूसरा, फिर पुलिस जब इस एंगल से देखती है कि कोई सूरत में अपना रिश्तेदार है नहीं, ये लोग अकेले हैं, और जो लुटेरे आए, तो इन लुटेरों तक ये बात किसने पहुंचाई कि इस घर में आज कोई नहीं है और इस शहर में इनका कोई रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि तब वारदात करना आसान काम हो जाता, पकड़ना भी इतना आसान नहीं होगा। तो पुलिस इस चीज़ को लेकर एकदम उलझी हुई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सारे रिश्तेदार चले गए और उसी दिन यह वारदात हुई। तो शक जो है गहराता है कि आखिर इसमें कौन है। जिसके घर पे डिनर हुआ उनसे पूछताछ की गई कि शायद वहाँ का कोई जो नौकर है उन तमाम लोगों से पूछताछ की गई, जो ड्राइवर है उससे पूछताछ की गई, पड़ोसियों से पूछताछ की गई, पड़ोस में ऐसा कोई बैड एलिमेंट या इस तरह के लोग हैं उनसे पूछताछ की गई, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। और पुलिस जो है वो इस बात को लेकर बुरी तरीके से परेशान थी कि आखिर ये मामला है क्या। अब जब पुलिस आगे की जांच आगे बढ़ाती है तो धीरे धीरे करके उसे कुछ ऐसी चीज़ पता चलती है जो कातिल का चेहरा पुलिस के सामने अचानक लाकर खड़ा कर देता है। कोई सबूत नहीं, कोई विटनेस नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फिर भी पुलिस 6 ऐसी चीज़ों को अपनी पूरी इतने दिनों की जांच के बाद हाईलाइट करती है। 6 ऐसे सवाल जिससे कातिल बेनकाब हो जाता है और कातिल पकड़ा जाता है। कमाल यह था कि इसमें कोई विटनेस नहीं था, कोई सबूत नहीं था, किसी ने गवाही नहीं दी, कोई प्रूफ नहीं, कोई कैमरे में कातिल नहीं, लेकिन कातिल खुद ही गलती कर गया और कातिल ने 6 ऐसे चीज़ें छोड़ दी
जिससे कातिल पकड़ा गया। और इसके बाद पता चला वो 6 गलतियां क्या थी, 6 सबूत क्या थे जो कातिल ने छोड़े, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। वो मैं आपको बताऊं उससे पहले अब हैरानी इस बात पे थी, पुलिस को भी, पड़ोसियों को भी, रिश्तेदारों को भी, कि जो 4 दिन तक जिसके आंसू नहीं थम रहे थे, 4 दिन तक जो हर घंटे रो रो कर बेहोश हो जा रही थी, 4 दिन तक जिसके रिश्तेदार सिर्फ उसकी तरफ देखते थे तो वो धुआंधार रोना शुरू हो जाती थी, और 4 दिन तक ऐसा लगा था कि उसकी ज़िंदगी वाकई में ख़त्म हो गई है। चौथे दिन, मतलब इस जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि दरअसल कातिल कोई और नहीं, खुद वही दिशीत की वाइफ वेल्सी है। उसी ने अपने पति को मारा। अब सवाल यह है कि पुलिस को गवाह तो है नहीं, जो मैं बार बार कह रहा हूं, सबूत भी नहीं है, तो फिर पुलिस को कैसे शक हुआ? एक्चुअली जब वेल्सी से पुलिस ने पूछताछ की और उसके हर बयान को, उसने बयान की भी तफ्तीश की, तो बहुत सारी चीज़ें वेल्सी ने बताई, लेकिन 6 ऐसी चीज़ें वेल्सी ने कही थी जो पुलिस ने, जिसका जवाब ढूंढ के निकाला कि ये 6 ऐसी चीज़ थी जो वेल्सी ने झूठ बोला। अब सवाल यह है कि वेल्सी झूठ क्यों बोलेगी? इसी एक सवाल को शक बनाकर पुलिस ने वेल्सी के खिलाफ ही जांच शुरू कर दी, चुपचाप, क्योंकि माहौल ऐसा था, आप उसको उठा के पूछताछ नहीं कर सकते, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते बिना सबूत के। तो पुलिस उसके साथ हमदर्दी भी जताती रही, पूछताछ भी करती रही, और सारी चीज़ों को जब उसने सीक्वेंस के साथ रखना शुरू किया तो पता चला कि अपने पूरे बयान में और अलग अलग वक्त में दिए गए बयान में वेल्सी ने 6 चीज़ें पुलिस से झूठ बोली थी। और वो झूठ कैसे पकड़ाया वो भी आपको बताता हूँ। वेल्सी ने जो सबसे पहला झूठ बोला वो ये था कि जब ये 28 जून को अपने रिश्तेदार के डिनर के घर से डिनर करके घर लौटते हैं तो तीनों फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं अपने घर में, बेडरूम में, लेकिन अचानक दिशीत कहता है कि वो पार्किंग एरिया की लाइट बंद करना भूल गया और इसलिए वो नीचे जाता है। ये वेल्सी ने पुलिस को बयान दिया। अब इस बयान के बाद कायदे से पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती, कहती ठीक है, लेकिन इस पुलिस ने पूरे घर को छान मारा, तलाशी ली। इस दौरान लगातार पुलिस एक एक चीज़ को बारीकी से देख रही थी। इसी छानबीन और तलाशी के दौरान पुलिस की नज़र पड़ी कि फर्स्ट फ्लोर पे भी एक स्विच है जिससे पार्किंग एरिया की लाइट ऑन या ऑफ की जा सकती है। ये पहला झूठ था जो पुलिस ने अपनी तफ्तीश में निकाला। और उसने पूछा, जब गिरफ्तारी हुई वेल्सी से तो उसमें एक एक करके उससे पूछा गया, तो पूछा गया कि ये जब फर्स्ट फ्लोर पे जब आपके पास स्विच है तो फिर दिशीत नीचे ऑफ करने के लिए क्यों जाएगा? जाहिर सी बात है इसका जवाब नहीं था। तो पहला झूठ ये था जिसने वेल्सी के ऊपर शक का घेरा मजबूत किया। दूसरा ये था कि वेल्सी ने कहा कि जब वो बहुत देर तक दिशीत नहीं आया ऊपर तो वो खुद नीचे जाने लगी परेशान होकर, और जब वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतर रही थी तब उसने देखा कि 3 नकाबपोश लुटेरे दिशीत के गले पे चाकू रखकर ऊपर आ रहे हैं। अब इसका मतलब है कि जब पुलिस ने पूरी छानबीन की कि ये 3 लुटेरे थे, चूंकि घर ऑलरेडी सब बंद था सब कुछ, तो ये 3 लुटेरे घर के अंदर कैसे आए? कोई फोर्सफुल एंट्री होगी, ज़बरदस्ती घुसने की कोई सबूत निशानी होगी। लेकिन पुलिस ने पाया कि घर के जो मेन सारे दरवाजे थे उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। मतलब जो भी आया था उसकी एंट्री जो है फ्रेंडली थी। वो अंदर जो भी आया वो अंदर वालों की मर्जी से ही आया, बाहर से ज़बरदस्ती वो अंदर नहीं घुसा, ना ताला टूटा, ना उसने कुछ और तरीके से ताला खोलने की कोशिश की, न दरवाजे में कुछ था। तो पुलिस का ये था कि इस घर में जो भी एंट्री के पॉइंट्स थे वो सारे सेफ थे। इसका मतलब है कि ये फोर्सफुली एंट्री नहीं थी, जो भी आया था वो घर के किसी मेंबर की मर्जी से आया था। तो ये कहना कि 3 लोग दिशीत के गले पे चाकू रखकर उसको ऊपर की तरफ लेकर आ रहे थे, ये ज़बरदस्ती हो गया कि वो अंदर अचानक कैसे और फिर क्या, जबकि फ्रेंडली एंट्री के सबूत पुलिस के पास थे। तो ये दूसरा झूठ।
तीसरा झूठ, पुलिस को एक चीज हजम नहीं हुई कि बकौल वेल्सी जो तीनों लुटेरे थे वो उसके गले पे चाकू रखकर उसको ग्राउंड फ्लोर से, पार्किंग से लेकर ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक आ रहे हैं। अगर उन्हें दिशीत को मारना ही था, उसका कत्ल ही करना था, तो फिर इतना बड़ा जोखिम नहीं लेते और वो उसको पार्किंग में आसानी से मार सकते थे। और पार्किंग में मारने, और दोनों चीज़ें थी। अगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि इस घर में और कितने लोग हैं, तब तो वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते कि पता नहीं ऊपर में और भी कोई मेल हो, एक से ज़्यादा लोग हों, तो पकड़े जाने का खतरा था। तो अगर उन्हें नहीं पता था, तब तो सबसे सेफ यही था कि उसको पार्किंग एरिया में ही मार दें, उसके बाद ऊपर जाएंगे। और अगर उसे पता था कि ऊपर और कोई नहीं है, सिर्फ एक वाइफ और 1.5 साल की बच्ची है, तो फिर इसका मतलब है कि इन लुटेरों को इस घर के बारे में पूरी जानकारी थी और किसी ने दी थी। तो पुलिस के ये बात हजम नहीं हुई कि पार्किंग एरिया में मारने की बजाय वो रिस्क लेकर उसको ऊपर लाकर क्यों मारेगा। ये तीसरा झूठ था जो वेल्सी का, जिसके पास जवाब नहीं था। चौथा जो झूठ था उसमें एक बड़ी अजीब चीज़ हुई। वेल्सी ने शुरुआत में ही बताया था कि जब वो बाथरूम से बाहर आई, बाथरूम में बंद करने से पहले तीनों लुटेरों ने उसके सारे जेवर, उसके कीमती चीज़ें सारी उतरवा ली और वो लूट के भाग गए। और पूरा घर का अस्त व्यस्त उसने बताया कि बहुत सारे पैसे गायब हैं, ये बाद में जो पुलिस को बयान दिया। तो कुल मिला के वेल्सी के बयान के हिसाब से वो तीनों लुटेरों इसलिए आए थे ताकि उनको घर में लूटपाट करनी थी। लेकिन जब पुलिस ने दिशीत की लाश देखी तो दिशीत के गले में सोने का चेन, अंगूठी, पर्स, मोबाइल, चूँकि वो उसी वक्त घर में लौटा था, जितनी भी कीमती चीज़ें थीं, कार्ड्स, वो सब दिशीत की लाश के साथ इंटैक्ट थे। ना उसकी अंगूठी उतारी, ना उसका चेन निकाला, ना उसके पर्स लिए। तो अब सवाल ये कि अगर लुटेरों का मकसद लूटपाट था, तो फिर जिसको मारा उसी को पहले लूटना था, उसको क्यों नहीं लूटा और उसके बदन से ये सारी चीज़ें क्यों नहीं उतारी। तो यहाँ पे लूटपाट की थ्योरी पुलिस के लिए जो है वो थोड़ी सी शक पैदा कर गई। पांचवां ये था कि वेल्सी ने ये कहा कि उसने जब उसको ऊपर आते हुए देखा तो उनमें धक्का मुक्की भी हो रही थी। तीनों लुटेरे और अपने आप को जो दिशीत है वो बचाने की कोशिश कर रहा था और लुटेरों के साथ वो धक्का मुक्की भी कर रहा था। और उसका ये भी कहना था कि लुटेरों ने दिशीत के साथ मारपीट भी की। अब पुलिस ने जब ये चीज़ की छानबीन की तो दिशीत जो है वो चश्मा पहना करता था। जब उसकी लाश मिली तो उसके चेहरे पे चश्मा हूबहू वैसे ही था। तो पुलिस का ये कहना, मानना था कि अगर इसको पार्किंग एरिया से लेकर ऊपर तक लाए, मारते पीटते हुए, धक्का मुक्की करते हुए, तो चश्मा ऐसे कैसे, चश्मा जो है वो गिर जाना चाहिए था, लेकिन चश्मा आंखों पे वैसे ही था। तो यहाँ पे भी पुलिस को शक हुआ। पांचवा। छठा सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी, जिसने कील ठोक दी वेल्सी की गिरफ्तारी के लिए। वेल्सी ने लगातार अपने बयान में कहा कि जब वो घर आई और उसके बाद ऊपर में लेकर दिशीत को जो है 3 लुटेरे थे। चेहरा जाहिर सी बात उसने बता दिया था कि नकाब पहने हुए हैं, तो देखा नहीं। तो उन 3 लुटेरों ने दिशीत को मारा, लूटपाट करके चले गए। पुलिस ने उस घर के आसपास के सारे सीसीटीवी को जब खंगाला तो हर सीसीटीवी में सिर्फ 2 ही शख्स नजर आया वारदात के वक्त, टाइम पे जो मैच किया गया। उसमें तीसरा कोई था ही नहीं। तो उस घर में एक्चुअली उस दिन 2 लोग आए थे, तीसरा कोई नहीं था। तो यहाँ पे भी वेल्सी का झूठ पकड़ा गया कि 3 लुटेरे थे, जबकि सीसीटीवी फुटेज ने ये चुगली खा दी कि सिर्फ उस घर में 2 लोग आए थे। तब तीसरे का झूठ क्यों बोलेगी। तो ये 6 चीज़ें थी जो वेल्सी ने अपने बयान में बताया और पुलिस ने बारीकी से इसका अध्ययन किया। और उसके बाद जब ये झूठ पकड़ा गया तो एक एक करके उसके सामने ये सवाल रखे गए और इन 6 के 6 सवालों के जवाब वेल्सी दे नहीं पाई। इसके बाद ऑफिशियली पुलिस ने वेल्सी को फिर अरेस्ट किया और पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे पूछताछ हुई। कई घंटे तक वेल्सी ने घुमाया, लेकिन फिर पुलिसिया अंदाज में जब पूछताछ हुई तो वेल्सी ने सारा सच उगल दिया। उसके बाद उसने माना, फिर उसने अपनी कहानी सुनाई कि ये सब क्यों किया। दरअसल वेल्सी जो है दिशीत से शादी करने से पहले सुकेतु नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और कई सालों तक दोनों में ये रिश्ता रहा प्यार का। लेकिन
वेल्सी के घर वाले और सुकेतु के घर वाले, दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे और वो इन दोनों की शादी नहीं करना चाहते थे। दोनों में बहुत सारी चीज़ें में फ़र्क होगी, तो दोनों प्यार करते थे लेकिन शादी नहीं कर पाए। इस दौरान में वेल्सी की शादी जो है वो दिशीत से हो गई और सुकेतु की भी शादी किसी और लड़की से हो गई। लेकिन शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे को भूले नहीं और जब तक मौका मिलता दोनों मिलते जुलते रहते। अब इसमें एक चीज़ ये भी थी, जब पुलिस ने पूछा कि ठीक है अगर तुम लोग मिलते जुलते रहे, शादी नहीं कर पाए, तो तुम बिना दिशीत को मारे हुए भी दिशीत से अलग होकर शादी कर सकती थी। तब उसने फिर बताया कि एक्चुअली वो दिशीत को छोड़कर अगर शादी करती सुकेतु से तो फिर दिशीत की जायदाद, जो उसके पैसे, वो सारे उसको फिर नहीं मिलते। तो वो सुकेतु के साथ शादी भी करना चाहती थी, दिशीत को छोड़ना भी चाहती थी, लेकिन दिशीत की जायदाद और पैसे को नहीं छोड़ना चाहती थी। तो ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें, सुकेतु भी मिल जाए और दिशीत की दौलत भी, ये कैसे मुमकिन है? तो इसको मुमकिन बनाने के लिए सुकेतु और वेल्सी ने मिलकर एक साजिश रची और उस साजिश के तहत दिशीत को रास्ते से हटाने के लिए ये पूरा एक लूटपाट का नाटक रचा गया। इन्होंने जो सुकेतु का एक ख़ास शख्स है उसको अपने साथ मिलाया और सुकेतु और वो उसका जो दोस्त है वो दोनों नकाब पहनकर 28 जून की रात घर में आए और इन्होंने 27-28 जून की बात है, उस दिन 28 जून की का डेट इसीलिए तय चुना था क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे सूरत शहर में उस दिन दिशीत का एक भी रिलेटिव नहीं था, सब किसी फंक्शन में बाहर गए थे सूरत से, और ये बात वेल्सी को अच्छी तरह से मालूम थी और इसीलिए वेल्सी ने सुकेतु के साथ मिलकर इस तारीख को चुना। तब शहर में कोई नहीं होगा मदद करने के लिए। और इसके बाद फिर सुकेतु और, बल्कि वो सुकेतु का दोस्त नहीं, उसका दूसरा जो था वो ड्राइवर था, तो उस दोनों ये ड्राइवर नकाब पहनकर घर में एंट्री करते हैं। अब एंट्री के लिए भी जब ये डिनर से लौट कर आए थे तो वेल्सी जो है वो दिशीत को कहती है तुम चलो मैं दरवाज़ा बंद करके आ रही हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा बंद नहीं करती, सिर्फ भड़का देती है और इसीलिए वो दोनों ईजिली एंट्री कर लेते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था और पहले से सब कुछ टाइम और ये फिक्स था और उसी टाइम के हिसाब से ही वेल्सी घर लौटती है। तो वो अपने साथ रेनकोट, चाकू, मिर्ची पाउडर, नकाब, ये सब लेकर आए थे और उसके बाद फिर चाकू से ही दिशीत के ऊपर हमला करते हैं, उसे मार देते हैं। जब दिशीत का कत्ल हो रहा था, जब वो दोनों, सुकेतु जो उसका आशिक और उसका ड्राइवर मिलके मार रहे थे, उस वक्त वेल्सी दिशीत के सामने खड़ी हुई थी, चाकू मारते हुए देख रही थी और उसके मारने के बाद कुछ देर बाद जब तक उसकी सांसें चलती रहीं तब तक वो खड़ी थी और अपने पति को अपने आँखों से कत्ल होते हुए देखती रही, उसे मरते हुए देखती रही। और इसके बाद उसने बाकायदा फिर उन दोनों से बोला कि चेक करो कि ये मर चुका है कि नहीं। जब उन दोनों ने कहा कि अब इसकी सांसें रुक गई हैं, मर चुका है, तब फिर उसने उन दोनों को अपने जो सारे जेवर वेवर थे वो सब कुछ सौंपा सुकेतु को और उसको सामान सारा इधर उधर फैला दिया ताकि लगे कि लूटपाट है। और उसके बाद वो दोनों घर से निकल गए और फिर इसने मौका देखकर बाथरूम का शीशा तोड़ा और उसके बाद चीखना शुरू किया, जिसके बाद पड़ोसी आए, फिर पड़ोसियों ने पुलिस को बताया। तो ये थी पूरी कहानी जिसमें पुलिस कई दिन तक उलझी रही थी कि कातिल है कौन। और उसमें इस उलझन की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि बाद में पुलिस ने बताया कि जैसे कई बार होता, आप रो रहे हैं दहाड़ मार मार के और फिर बेहोश हो रहे हैं, तो ये नौटंकी और नाटक भी होता है। लेकिन उनके रिश्तेदारों ने भी बाद में बताया, चूँकि हर एक को हमदर्दी थी वेल्सी के साथ कि इस उम्र में अभी 2 साल शादी के हुए उसका पति का इस तरह से जाना, कहते कि वो सचमुच में बेहोश हो जाती थी रोते रोती, इतना ज़्यादा रोती थी। ये राज आज तक पता नहीं कि ये कैसे प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। मैंने ऐसा कई लोगों को देखा है जो रोते रोते सदमे में बहुत ज़्यादा जब शौक होता है तो बेहोश हो जाता है, फिर उसके ऊपर पानी छींटते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं और कई बार लोग बेहोश होते हुए देखा। लेकिन यहाँ पे ये कि एक तो जाहिर सी बात है कि उसके आंसू, उसका गम, ये सब फर्जी है। क्यों? क्योंकि कातिल तो वही है, लेकिन उसके बावजूद इस रियल तरीके से उसका पूरा वो दर्द निकलना, आंसू निकलना और फिर बार बार बेहोश होना, यो दिशीत के फैमिली, इसके फैमिली दोनों के ही, ये आज तक समझ नहीं पाया कि ये ऐसा कैसे कर गई वो। लेकिन उसके आंसू, उसका गम और उसका ये सारी चीज़ें ही थी जिसने
कई दिनों तक पुलिस को उलझा के रखा। और अगर ये एक दो पुलिस अफसर ने ये भी कहा कि अगर वो एक भी बयान न देती इसमें से, जब इतनी प्लानिंग कर ली थी, और सिर्फ इतना कहती कि वो मैं घर में आई उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, और कोई कहानी इसके साथ बना लेती, तो शायद पुलिस को उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता। लेकिन जब उसने जो कहानी सुनाई कि स्विच वाली बात, 3 लुटेरों की बात, लूटपाट की बात, तो वहाँ पे वो मार खा गई। और यही कहते हैं हम लोग कि कई बार ऐसा होता, कातिल कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ जाता है। तो वेल्सी तो खैर वैसे भी प्रोफेशनल तो क्रिमिनल थी नहीं, फर्स्ट टाइमर थी, और गलती कर गई और पकड़ी गई। हालांकि इसका एक अफसोसनाक पहलू ये भी कि अगर उसे वाकई प्यार था और उसी से शादी करनी थी, तो वो बिना दिशीत की जान लिए हुए भी अलग होकर शादी कर सकती थी। लेकिन फिर बात वही है कि प्यार के साथ दौलत का भी लालच था। और इस पूरी कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू यही है कि जो 1.5 साल की बच्ची है, माँ ने बाप की उसकी जान ले ली, माँ खुद जेल चली गई, और वो बच्ची इस दुनिया में अब बिना माँ बाप के ही एक तरह से रह गई। ये अफसोसनाक पहलू है। तो ये थी पूरी कहानी। मुझे लगा कि आज आपको ये कहानी सुनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की इसमें चीज़ें थी और कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, या कैसे ये कहते हैं कि अगर कोई किस रूप में नज़र आता है, जब ये तो मैंने अपने करियर में, अपनी क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो फूट फूट के रो रहा है, और तमाम ऐसा लगता है कि बस इसकी दुनिया ख़त्म। 1-2 दिन बाद पता चलता है कि वही कातिल है, वही गुनहगार है। तो किसी के चेहरे पे या उसके हाव भाव से या उसके इमोशन से उसके बारे में राय कायम करना सबसे बड़ी गलती होती है। तो पहले अच्छी तरीके से जांच परख लें, फिर फैसला लें, फिर राय कायम करें, क्योंकि इस दुनिया में चेहरे के ऊपर चेहरा और चेहरे के ऊपर मुखौटे बहुत होते हैं। ये कहानी उसकी एक मिसाल है।